वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाने वाले हैं। आज के अपने इस एपिसोड के अंदर मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ आपको नेशनल इनकम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हाईली इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और अंडरस्टैंडिंग को और इंक्रीज करने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से अपने बच्चों के साथ क्लास में जो डिस्कशन हो रही है ना, मैं उसको शो कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए उनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं। और मेजरली नेशनल इनकम चैप्टर है जो मैंने देखा मोस्टली बच्चों का एक वीकेस्ट चैप्टर होता है। आइए देखते हैं इस क्लास के अंदर कैसी कैसी डिस्कशन रही। एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, और कोई भी स्टिल आपके डाउट्स रहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट। Give an example of a person who is staying in India for a period of more than 1 year, but still he is treated as non-resident. सर अगर कोई मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इंडिया आया है तो वो नॉन रेजिडेंट हुआ, इवन दो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट 1 ईयर से ज्यादा चल रहा है। ठीक है। पर्सन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी एजुकेशन पर्पस के लिए भी तो आ सकता है फॉरेनर से। Okay, persons coming for medical treatment or educational purposes in India. इसके अलावा कुछ और बता सकते हैं आप? पर्सन वर्किंग इन अमेरिका Person who is staying in India for period of more than still foreigners working in foreign embassy in India. हाँ फॉर मोर देन 1 ईयर। इंडियन नहीं होगा, फॉरेनर्स लिखना पड़ेगा आपको। हाँ ये भी लिख सकते हैं अगर कोई इंटर्न करने यहाँ पे आ रहा है 1 साल से ऊपर के लिए। किस लिए आ रहे हैं? इंटर्नशिप करने के लिए। हाँ, बट वो इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट्स नहीं है। आप बोलो। हाँ भाई, फॉरेनर्स वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। जो इंटर्नशिप वाला पॉइंट है उसमें तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया ही नहीं हो जाएगी। हाँ वैसे बात तो सही है, फिर तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। दोनों कंडीशन हो जाएगी। हाँ गलत हो जाएगा आपका एग्जांपल परम। ये वही एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स है दोनों। इंटर्नशिप का कोई पॉइंट एक्सेप्शन में नहीं था। नेक्स्ट, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. Explain the statement. ये आपने पहले भी लिखवाया था, पता है आपको? पहले भी समझाया था पहले। नोट्स में लिखवाया था। हाँ ठीक है, एक बार समझा दो ना, बोलो आदित्य। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट जो प्रोड्यूसर के जो गुड्स हैं जो नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं, तो रॉ मटेरियल और वो सब, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। ठीक है, तो मशीनरी is a producer good as well as a capital good, but raw material is a producer good but not a capital good. Right? यस बहुत बढ़िया। Next, third, classify the following into intermediate goods and final goods. Machinery purchased by a dealer of machine. Intermediate है या final? इंटरमीडिएट।
A car purchased by a household. Final good. सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है. Next question on fifth है the wear and tear of which of the following is taken into account while estimating national income. Car purchased by a household या car purchased by a taxi driver. सर दोनों ही होंगे. Okay. और कोई कुछ कहना चाहता है इससे रिलेटेड? Okay, you would be happy to know car purchased by household का जो depreciation है wear and tear है it will not be considered. Because household will not use this car for production purposes. While car purchased by a taxi owner, इसकी depreciation को national income में include किया जाता है. It is to be considered because the owner of this taxi driver will use this car for production purposes. मैं आपको बता दूं आप लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ है नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. ध्यान रखिएगा बच्चे हम जो ये डेप्रिसिएशन लेते हैं ना ये हम कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन लेते हैं. डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स की लेते हैं बाकियों की नहीं लेते हैं. Only of capital goods is considered. Capital goods जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, राइट? तो आपको कैपिटल गुड्स के मीनिंग को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया. आई होप दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिविंग रीजंस कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो. कैपिटल स्टॉक है या फ्लो है? स्टॉक. सेविंग्स फ्लो. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्लो. वेल्थ स्टॉक. बढ़िया बहुत बढ़िया. नेक्स्ट सर सेविंग्स फ्लो कैसे होगा? हाँ सर मुझे भी डाउट है. सर मतलब सेविंग्स तो ये है ना कि आपके पास अभी तक कितनी सेविंग्स हैं? नहीं ये सेविंग्स हमारी करंट सेविंग्स की डेफिनेशन क्या थी? द पार्ट ऑफ इनकम which is left after consumption. तो सिंस इनकम इज ड्यूरिंग अ ईयर इनकम एक फ्लो कांसेप्ट है, कंजम्पशन भी एक फ्लो कांसेप्ट है, तो सेविंग्स इज आल्सो अ फ्लो कांसेप्ट. राइट? आर यू गेटिंग माय कांसेप्ट? ये जो की सेविंग्स एक्यूमुलेट होती है ना दे टर्न इनटू वेल्थ. तो इसलिए वेल्थ इज अ स्टॉक कांसेप्ट व्हाइल सेविंग्स इज अ फ्लो कांसेप्ट. मतलब सर ये देखते हैं कि हम एक महीने में कितना सेव कर रहे हैं वो वाला. यस या हम इस बात को कह रहे हैं. ठीक तो है बट ये भी तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हमारे पास कितनी सेविंग है. जो पर्टिकुलर डेट पे आप सेविंग्स देखेंगे ना इकोनॉमिक्स में, इधर यू विल लुक फॉर योर द अमाउंट दैट यू आर कीपिंग इन योर बैंक डिपॉजिट, वो स्टॉक कांसेप्ट होगा. या आपकी कोई सेविंग से आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी है वो आपका स्टॉक कांसेप्ट हो जाएगा. सेविंग्स मतलब आप जितना कमा रहे हो उसमें से कितना सेव कर रहे हैं, तो वो सारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो होगा कि आप एक महीने में 1 लाख कमाते हैं 1 लाख कमाते हैं उसमें से 40,000 अमाउंट सेव कर देते हैं.
ये उस सेंस में बात कह रहे हैं। ठीक है। ओके नेक्स्ट तो एक आइडेंटिफाई बात द बताओ, बोलो बोलो। तो अगर सेविंग्स की जगह सेविंग्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट आएगा तो फिर हम स्टॉक ही लिखेंगे ना? हाँ अगर आएगा तो फिर तो स्टॉक हो जाएगा। यस ओके नेक्स्ट इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है? नहीं। यस या नो? होंगे नो सर। यस ये हैं। ये होंगे ये इंडियन तो है सर ना। होंगे, इंडियन है, बिलोंग इंडिया बोलते हैं। यस 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 नेक्स्ट जापानीज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। नो No. नो नो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन यूएसए फॉर लेस देन 1 ईयर। यस Yes. यस। लेस देन 1 ईयर है तो भी यहीं के रेजिडेंट माने जाएंगे। और अगर मोर देन 1 ईयर होता तो फिर वो वहां के हो जाते। सर क्यों होता है वैसे? आदित्य जब तक वो हमारी ना जो कंडीशन है वो 2 कंडीशन है, तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में होना चाहिए प्लस 1 ईयर तक उस कंट्री में रहना चाहिए। तो कोई भी इंडियन पर्सन कुछ अर्निंग के लिए फॉरेन कंट्री में जाता है तो टिल 1 ईयर उसकी इनकम इंडिया में ही काउंट होती है इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानते हुए, एंड आफ्टर दैट 1 ईयर वो फॉरेन कंट्री में काउंट होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट फॉरेन टूरिस्ट लिविंग इन इंडिया फॉर 2 months। नो नो नो। मोर देन 1 ईयर होता तब भी नो ना। तभी नो था। फिर फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सिंस 3 years। नो No. नो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। देन इंडियन एम्बेसडर posted in UK embassy in India Yes. यस यस because उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमेशा इंडिया से रिलेटेड है, वो इंडिया से ही पैसा अर्न करेंगे। और आप लोगों को हमारे सेक्शन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा तो मैं आपको बता दूं मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक ऐसी 1 hour 10 minutes की वीडियो बनाई है जिसको देखने के बाद आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में प्रो हो सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इसके लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर बात करिएगा। हमने अपने फोन नंबर्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं यहाँ पे, और कहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये भी आपको बताया हुआ है। आई एम टेलिंग यू जस्ट 1 hour 10 minutes अब न्यूमेरिकल्स में आप सुपर प्रो होने वाले हो। ये हमारी वेबसाइट पे बहुत ओपनली अवेलेबल है। राइट, होप यू एंजॉयड इट। आई एम टेलिंग यू प्लीज अपने आप से इस टाइम के ऊपर, खासकर जब बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, खुद से हमेशा एक ही वर्ड कहते रहिएगा, आई एम द बेस्ट। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, आप खुद से भी कहेंगे तो ये पॉजिटिविटी आप लोगों को अच्छा स्कोर लेके आएगी। थैंक यू सो मच। आई एम द बेस्ट।